हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। आज की बेहतरीन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेकंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का सेशन ही बेहतरीन होने वाला है। आप देखोगे और सारी क्लासेस को भूल जाओगे, ये मेरा वादा है। सेकेंड लॉ पढ़ेंगे आज हम। क्या होता है? हीट इंजन पढ़ने वाले हैं। हीट इंजन कैसे बना, क्या कहानी है हीट इंजन की। स्टेटमेंट्स जो होते हैं सेकेंड लॉ में आपके क्लॉज़ और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। PM2 जो पढ़ेंगे 1 पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सेकंड पढ़ने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। मात्र एक ही तरीका है, ये है कि आप पढ़ते रहो और कुछ नहीं। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। देखिए, आज जो पढ़ना है हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको अच्छे से पता है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। सेकंड लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? सेकंड लॉ का दूसरा नाम जो है वो है आपका, हम कहते हैं डायरेक्शनल लॉ। क्या कहते हैं इसे? डायरेक्शनल लॉ। पहली बात इसे नोट कर लो, इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्शनल लॉ। अब डायरेक्शनल लॉ क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ किसका? थर्मोडायनेमिक पर। सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी कुछ क्या है? लिमिटेशंस थी। इसकी क्या लिमिटेशंस है, जरा उसको देखते हैं, समझते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बोला कि अगर कोई एक साइकिल है, तो हमने बोला ठीक है, बिल्कुल कोई साइक्लिक है, तो साइकिल में क्या होगा, जो हीट जितनी सप्लाई की जाएगी उतनी वर्क डन के इक्वल होगा। तो आपने बोला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, मैंने एक फैन लिया, फैन का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। एक फैन लिया यहाँ पे, मैंने इसे इलेक्ट्रिसिटी दिया, एनर्जी दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, एनर्जी ले लिया आपने। अब एनर्जी हीट के फॉर्म में, अब तो एनर्जी दिया हमने, तो कुछ वर्क हुआ। वर्क मतलब क्या? फैन आपका मैकेनिकल वर्क किया, उसने रोटेशन किया। रोटेशन करने के साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज किया। अरे भैया, हीट तो हमें चाहिए नहीं थी, हीट कहाँ से आ गई है? ठीक है, तो आपने ये बोला कि देखो, ये साइकिल के लिए तो एनर्जी का कंजर्वेशन तो राइट है बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पे रॉन्ग हो रही है। वो बात क्या रॉन्ग हो रही है कि आप जब हीट देते हो ना, हीट हमेशा जो होगा आपका, हीट ग्रेटर होता है किससे? W से, वर्क डन से होता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला जब एक प्रोसेस की बात की, तो आपने ये तुरंत बोल दिया कि जो आप हीट देते हो उसमें क्या है? इंटरनल एनर्जी भी होती है, साथ में क्या होता है आपका? वर्क डन भी होता है। हमने इसे यू से लिख दिया था, यानी कि आपने बोला कि जो हीट है वो वर्क के साथ साथ कुछ क्या है, कुछ इंटरनल एनर्जीज को भी वो सिस्टम के अंदर स्टोर करेगा। मैंने बोला बिल्कुल राइट है ये। चलिए, ये बात हो गया, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला। अब लिमिटेशंस क्या है? सेकंड लॉ क्यों आया? सेकंड लॉ के आने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसे डायरेक्शन लॉ क्यों बोला गया? कई सारे क्वेश्चंस आ गए। चलिए, इनका आंसर्स जानते हैं, जरा क्यों ऐसा हुआ वो देखते हैं। देखो, जब क्या हुआ, एनर्जी को एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में होगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया एक, सपोज दैट एक आपके पास रॉड थी, ठीक, एक रॉड है आपके पास। अभी इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे है अभी ये। यहाँ मैंने इसे हीट कर दिया, तो आपने बोला हीट जो है कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगी। अरे तो यहाँ ये कैसे पता चला हमें? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कहने का मतलब है, हीट का एक डायरेक्शन है। क्या है डायरेक्शन? हीट का डायरेक्शन है हॉट रिजर्वॉयर से, यानी हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हॉट से लो की तरफ चलती है, यानी हाई से लो की तरफ। हाई से हमेशा क्या होगा? हाई टेम्परेचर से आपका लो टेम्परेचर की ओर मूवमेंट होगा। इसका किसका होगा? इसका मूवमेंट होगा आपका टेम्परेचर का। यही तो है आपका, क्या है ये आपका डायरेक्शनल लो है। ये आपका क्या है? ये डायरेक्शनल लो है, हाई से लो की ओर। ठीक, ये आपके, ये किसने बताया? ये बताया सेकंड लॉ। कहने का मतलब क्या है? सेकंड लॉ क्या है आपका? डायरेक्शनल लॉ है। ठीक, इसने बोला कि आपका जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो हमेशा क्या होगा? हाई से लो की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बातें बोली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें समझना है वो समझना है वर्क और हीट के बारे में, थोड़ा और बातें हमें जाननी होंगी। यहाँ से आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्क के बारे में और हीट के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा वो देख लेते हैं। देखो, वर्क को हम हमेशा क्या बोलेंगे? ये होती है हमारी, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका। वर्क क्या होता है आपका? हाई ग्रेड एनर्जी। क्या होता है आपका? ये हाई ग्रेड एनर्जी होता है। वर्क आपका हाई ग्रेड एनर्जी होता है। और हीट क्या आपका होगा? हीट होता है आपका लो ग्रेड एनर्जी। हीट क्या होता है आपका? लो ग्रेड एनर्जी होता है। ठीक, हीट आपका होगा लो ग्रेड एनर्जी और वर्क क्या होगा आपका? हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक, अब देखो एक चीज यहाँ पे आप स्टार बना के नोट करोगे कि कंप्लीट कन्वर्जन जो होता है, क्या होता है? कंप्लीट कन्वर्जन। देखो, कंप्लीट कन्वर्जन किस चीज का? कंप्लीट कन्वर्जन, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी
कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ लो ग्रेड एनर्जी इनटू इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल, इन अ कोई देखो साइक्लिक, जितनी साइक्लिक प्रोसेस है आपका वो क्या होगा, वो इन अ साइक्लिक इज इम्पॉसिबल, क्या होगा वो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर सकते आप, हीट का वर्क में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, फैन का एग्जांपल फिर से ले लो आप, कंप्लीट का कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। आप फोन को चार्ज कर रहे हो, अपने लाइव एग्जांपल लेके देखते हैं, फोन को चार्ज करते हो, तो चार्ज कर रहे हो तो फोन हीट क्यों हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, 100% एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कन्वर्जन 100% नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हीट को बोलोगे आप, ये क्वेश्चन अच्छे से समझोगे आप, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी, याद कर लो, लिख लो, समझ लो। हीट को बोलेंगे लो ग्रेड एनर्जी, और 100% क्या होता है आपका, लो ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन हाई ग्रेड एनर्जी में वो इम्पॉसिबल होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, या फिर जो आप पेपर देते हो स्टेट बोर्ड एग्जाम, उन सब में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, अब पहले हम समझ लेते हैं रिजर्वॉयर क्या होता है। आप बोलते रहते हो ना, हमेशा ये बोलते हो आपके यहाँ पे, हम बात करने वाले हैं किसके पहले, थर्मल, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। कहने का मतलब क्या है, TER जिसे बोलते हो, TER थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है ये समझेंगे। इसके अंदर कई सारे टर्म समझने हैं, वो समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपने इंजन की तरफ। थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या चीज होता है, देखो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या है, ये एक लार्ज बॉडी है, क्या है ये आपका, ये देखो क्या है, ये एक लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या है आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, क्या है, ये बहुत ज्यादा, इसमें इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है इसकी, यानी हीट को ये दे भी सकता है, हीट को ये ले भी सकता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैपेसिटी है इसकी इतनी ज्यादा, जो इसे कहते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। ये दो टाइप के आप पढ़ोगे हीट इंजन में, ठीक है, इसमें थर्मोडायनेमिक दो टाइप का पढ़ोगे, बाकी मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वॉयर वो अलग होगा, फ्लाईव्हील वाले केस में उसे में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसे दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो आप देखते हो हमेशा जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था आपका प्रीवियस पार्ट्स में अपने, तो आपने देखा मैं ऐसे डायग्राम बना देता था हमेशा, यहाँ लिखता था हॉट रिजर्वॉयर, यहाँ कोल्ड रिजर्वॉयर, यहाँ सोर्स, यहाँ सिंक। यही चीज समझाना है कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इस चीज को जानना जरूरी हो जाता है आखिर ये है क्या चीज है। चलिए देखिए, कुछ बच्चे ने बोला थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी सारी चीज़ें, बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखो ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं, तो कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं आएगी, नॉलेज और मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, बाकी फिजिकली थोड़ा सा अभी ऐसा चल रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब हम समझते हैं सोर्स क्या होता है। सोर्स, देखो सोर्स क्या चीज़ है, सिंक क्या है, ये दो बातें हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। देखो सोर्स किसको बोलते हो आप, सोर्स किसको बोलते हैं, जो हॉट रिजर्वॉयर होता है, क्या होता है वो, हॉट रिजर्वॉयर होता है, हॉट रिजर्वॉयर को आप क्या बोलते हो, सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप हॉट रिजर्वॉयर लिख दिया आपने, सोर्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है क्या, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट। ये रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है क्या, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट को रिजेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब देखो ये हॉट रिजर्वॉयर है ना, ये हॉट रिजर्वॉयर है, यहाँ पे ये Q1 ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हम, ये Q1 का मतलब क्या है, यहाँ से कंटिन्यूसली हीट को ये निकाल सकता है, इसके अंदर हीट कभी खत्म नहीं होगी, विदाउट चेंजिंग द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब है इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं होंगे, खुद का टेम्परेचर ऐसा नहीं है बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका टेम्परेचर T1 जितना था उतना ही रहेगा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, और यहाँ से हीट निकलती रहेगी, इसे हमने माना है। और ये क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम सोर्स बोलते हैं, हॉट रिजर्वॉयर बोलते हैं, ठीक। ये आपका ये ज्यादा होता है इसका टेम्परेचर। अब क्या है, सिंक क्या होता है, सिंक मतलब क्या होता है आपका कोल्ड रिजर्वॉयर, क्या होता है ये, इसे जानना बहुत जरूरी था, कोल्ड रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर, ठीक है। कोल्ड रिजर्वॉयर क्या होता है आपका, कोल्ड रिजर्वॉयर जो एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है वो, एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, ये एब्जॉर्ब करेगा अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक, क्वांटिटी ऑफ हीट को, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, इसे हम क्या Q2 से लिखेंगे, ये आपका कोल्ड रिजर्वॉयर, नीचे वाला ऐसे लिखते थे हम। चलिए अभी बस समझा रहा हूँ खाली आपको, ये डायग्राम एक्चुअल में कुछ है नहीं, अभी समझाऊंगा क्या है ये।
जो एब्जॉर्ब करता है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसे सिंक क्या बोला जाता है, सिंक बोला जाता है। जो रिजेक्ट करता है उसे क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, या फिर हॉट रिजर्वॉयर बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं चीज़ों को। आप देखिए ये आपका कह सकते हो थर्मोडायनेमिक की जान है बिल्कुल। क्या है वो, परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। हम बात करने वाले हैं किसकी, हीट इंजन की बात करने वाले हैं, हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन की बात करेंगे तो देखो हीट इंजन आखिर है क्या चीज़, हीट इंजन क्या चीज़ है। ये हीट इंजन लिख दिया, हीट का मतलब तो चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर का चेंज होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो लूज होगी या फिर क्या लॉस होगा या फिर क्या गेन होगा, दो में से एक होगा, उसे हीट बोलोगे आप। ठीक, हीट इंजन क्या होगा, देखो हीट इंजन क्या है, ये मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर करता है। ठीक, हीट इंजन क्या होता है आपका, हीट इंजन क्या है, उसको हम यूज करते हैं कि मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। कहने का मतलब है हीट इंजन क्या है, देखिए हीट इंजन समझते हैं, इस लाइन को लिख लेते हैं तो अच्छे समझ आएगा आपका। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज यूज्ड, हीट इंजन इज यूज, तो कुछ बातों को आपको नोट करना ही होगा, उसके बिना आप भूल जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। इज यूज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम वर्क, द मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। तो मैं बोलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि आप सर छूट जाता है, हम लिख नहीं पाते, तो मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा बेकार होता है। गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। ठीक, तो आप बता दो मुझे कि कैसे लिख के आपको ऐसे सही लगता है या फिर बोल करके। बोलूंगा तो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, जितनी जल्दी आप करोगे। देखो रिवीजन करना अच्छी चीज़ है, नोट्स बनाना भी अच्छी चीज़ है, साथ साथ पढ़ना जरूरी है। पेपर एग्जाम इसके बाद, लॉकडाउन के बाद सारे एग्जाम से क्लाइंट से होने वाले हैं आपके, तो आप अपना कहने का मतलब ना वो कमर कस लो अच्छे से ताकि दिक्कत ना हो। हीट ट्रांसफर कहने का मतलब क्या, इट इज यूज टू, हीट इंजन क्या है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर फ्रॉम अ गिवन पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर को कन्वर्ट करता है वर्क ट्रांसफर में, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे ही हम बोलते हैं हीट इंजन। क्या बोलते हैं, हीट इंजन। कहने का मतलब है एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाए जो हम हमेशा बनाते हैं, हमारा फेवरेट डायग्राम क्या है वो, ये वाला डायग्राम देखिए। कहने का मतलब है यहाँ पे हॉट रिजर्वॉयर है आपका, मैं हॉट लिख देता हूँ, ठीक है, रिजर्वॉयर आप समझोगे, रिजर्वॉयर भी ऐसे लिख देता हूँ। ये कोल्ड रिजर्वॉयर है, यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट Q1 लेके चलेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे तो अपना न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है, ये वर्क डन ट्रांसफर कर रहा है, वर्क W है ये। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया, Q1 क्या हो गया आपका, Q1 हो गया यहाँ पे हीट जो हॉट रिजर्वॉयर से आ रहा है, और वर्क डन यहाँ जो W निकल रहा है, ये सिस्टम है आपका। ठीक, ये सिस्टम है हीट इंजन का सिस्टम है। ठीक, हीट इंजन है आपका, ये सिस्टम लिखो, अभी हीट इंजन लिख दो इसके बीच में। ये क्या है आपका, कोल्ड रिजर्वॉयर, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहा है, वर्क का ट्रांसफर कर रहा है, यही आपका क्या होता है, हीट इंजन होता है। अच्छा, ये तो हीट इंजन हो गया। अब बोलोगे आप हीट इंजन क्या है, हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है उसे हम कैसे क्या समझेंगे, कितना वो काम करता है, उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसके, कितना उसकी क्षमता है काम करने की। ठीक है, कितना वो काम कर पा रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं, थर्मल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, थर्मल एफिशिएंसी इसे जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ छोटा सा लिखेंगे HE, इसका मतलब हीट इंजन, ईटा हीट इंजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान देना, आप इस बात को याद करके रखना, क्या होता है ये, नेटवर्क आउटपुट। देखो कभी भी नोटेशन से याद नहीं करना होता है आपको, ठीक है, खास करके आप जब इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल के सारे सब्जेक्ट हैं ये, नेटवर्क आउटपुट और टोटल हीट इनपुट। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो जैसे नोटेशन आप यूज करोगे वैसा नोटेशन आप यहाँ लिखोगे, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। नेटवर्क आउटपुट का मतलब क्या है, W। अब टोटल हीट इनपुट क्या, आप Q2 लिख दोगे क्या, नहीं लिखोगे आप, Q1 हमने माना है, Q1 लिख देंगे यहाँ पे, Q1 ये ईटा हो गया। अब मैं इसको याद कर लूँ क्या, ईटा इक्वल W अपॉन Q1, बाई चांस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ और P1 P2 लिखा होगा तो मैं तो फॉर्मूले में ढूंढता रह जाऊंगा Q कहाँ है मेरा। ठीक, ऐसे नहीं याद करना होता। तो ईटा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आउटपुट डिवाइड बाय द टोटल हीट इनपुट, कितना हीट इनपुट किया जा रहा है उसमें, वर्क डन जितना मिल रहा है वो, और हीट कितना हो रहा है वो। अब आपको अच्छे से एक बात पता है, यहाँ से देखिए 3 बातें समझ में आपको आएंगी अच्छे तरीके से। तो 3 बातें क्या क्या, जरा नोट करते हैं इस चीज़ को, तीनों को। नंबर पहली चीज एफिशिएंसी, हमेशा देखो क्या है, नीचे ज़्यादा है डिनोमिनेटर में, ज़्यादा है न्यूमिनेटर में कम है, तो ईटा क्या होगा, ईटा की वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा, 1 से कम आएगी, 1 से क्या होगा, कम होगा हमेशा। ठीक, अब W क्या आपको पता है, अगर यहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, सेकेंड चीज देखो क्या निकल के आएगा, आने वाला बराबर जाने वाला। कहने का मतलब क्या हुआ, Q1 इस सिस्टम की बात करें, Q1 इसमें आ रहा है,
बराबर W प्लस Q2, इसमें से जा रहा है, हम बात करेंगे तो क्या है Q1 माइनस का Q2 बराबर W। ठीक, इस W की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जो ईटा है वो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2 डिवाइड बाई Q1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, जब क्लोसियस स्टेटमेंट आपका पढ़ लेंगे और कार्नोट इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तब वहां पे हम देखेंगे टेम्परेचर इसका रिलेशन क्या होता है। अभी हम ये याद रखेंगे, ईटा W अपॉन Q1 और ईटा सेकंड क्या है Q1 माइनस का Q2, ये कहाँ से आया, जंक्शन रूल अप्लाई किया हमने तब आया यहाँ पे Q1 माइनस का Q2 डिवाइड बाई Q1। कहने का मतलब है हॉट एनर्जी Q1 ज़्यादा है माइनस कम बटे में कम, ये ज़्यादा एफिशिएंसी निकल आया। बात समझ आ गया आपके, ठीक है। चलिए इतनी बात इसको आप याद रखना, रिमेंबर करके रखना, हमेशा दिमाग में सेट कर लो, बैठा लो, जो करना कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा और चीज़ों को समझते हैं। ये आपके एफिशिएंसी निकल आई, इसको याद रखना है। 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, एज्यूम करके चलते हैं कार्नोट इंजन की, अभी आगे पढ़ेंगे समझेंगे। ये आपने क्या समझा, ईटा जो है वो लेस देन होगा किसके 1 के, और यहाँ से दो फॉर्मूले आपके, ये दोनों, इन दोनों को इंपॉर्टेंट याद रखना है, न्यूमेरिकल करते समय बहुत बार ये यूज होंगे, और ये मेन आपको याद रखना ही रखना है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं चीज़ों को आगे। और अब देखिए ये आपका हो गया हीट इंजन आ गया। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट समझेंगे, पहले स्टेटमेंट समझेंगे फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को भी समझेंगे। पहले स्टेटमेंट जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए कौन सा है, उसके लिए क्या है। चलिए अब हम समझने वाले हैं क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स MENTS स्टेटमेंट्स। देखो स्टेटमेंट कितने हैं हमारे, आखिर ये स्टेटमेंट है क्या चीज़। तो स्टेटमेंट दिया है किन किन लोगों ने है, स्टेटमेंट दिया है किन्होंने, एक तो दिया क्लॉसियस ने, और सेकंड कौन है आपके, केल्विन एंड प्लांक, PNC प्लांक। क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं इसमें। अब दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का निचोड़ जो है मतलब समझेंगे और देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे इनका हम अपने जर्नल लाइफ में भी इसका यूज करते हैं, होता भी है कि नहीं होता, ये ऐसे खाली पढ़ने की बातें हैं, सारी बातों इनसे एंड आउट जान लेते हैं इनके सबके। चलो इसके बाद MCQ जब आप करोगे ना बड़ा मजा आता है, मैंने अभी करा था, कुछ बच्चों को काफ़ी लाइक्स मिलते हैं और कमेंट आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव सा लगता है, इन्वायरमेंट बन जाता है पूरा। ठीक है, जबरदस्त क्लास होती है आपकी, और आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो। आप चुपचाप देखते रहते हैं ऐसे बैठ के, पता नहीं क्या देखते हो, ऐसे बैठ के देखने से नहीं होगा, आप अपना फीडबैक दो, आप क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि आप पता नहीं क्या समाते हो क्या करते हो। चलिए देखते हैं आगे। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या बोला, केल्विन प्लांक ने क्या बोला, दोनों को समझेंगे, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्वेश्चंस करवाए भी हैं आपको अपने मैकेनिकल वाले वीडियोज में, आप देख पाओगे वहां पे जाके। चलो देखो पहले समझते हैं क्लॉसियस ने क्या बोला। क्लॉसियस ने बोला, क्लॉसियस स्टेटमेंट इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, पहले हम इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करते हैं। क्लॉसियस ने बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वर्ट हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। आप बोलोगे इतनी बड़ी लाइन क्या बोल दिया, क्या चीज़ है ये, ठीक, समझते हैं इसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। अब कहने का मतलब है क्लॉसियस ने क्या बोला, क्लॉसियस ने बोला कि हीट ऑफ इट सेल्फ कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम अ कूलर टू हॉटर बॉडी। कहने का मतलब है अगर हम ऐसा बोलें कि एक यहाँ पे टाइप का कोई सिस्टम है, इन्होंने बोला कि कोल्ड है, ये हॉट है, ठीक, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के कोई भी हीट को यानी Q2 को Q1 में नहीं भेज सकते। कब तक नहीं भेज सकते, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आया आपके, हम क्या करेंगे, कोल्ड से हॉट तक नहीं जा सकते जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाता। ये बात इन्होंने बोला, ठीक, कहने का मतलब है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हीट ऑफ itself cannot flow from a colder to a hotter body without any external work on it। कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस स्टेटमेंट ने बोला कि आप कभी भी क्या है हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे कोल्ड से हॉट में जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई काम ना किया जाए, एक्सटर्नल वर्क ना दिया जाए, ठीक। और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा क्या, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा हीट पंप। अभी हम पढ़ेंगे इसे, पहले इसी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हीट पंप और
रेफ्रिजरेटर, आपका जो रेफ्रिजरेटर है इसी कॉन्सेप्ट पे वो बेस है, इसी कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप देते हो, ठीक, अभी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, आप पहले से समझते हैं। इस समझ में आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ने क्या बोला, कोल्ड से हॉट में नहीं जा पाएंगे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जाता, बाहर से कोई वर्क नहीं किया जाता, ये बात इन्होंने बोला। अच्छा चलिए अब दूसरी बात करते हैं केल्विन प्लांक की। केल्विन प्लांक ने क्या बोला, अब देखो केल्विन प्लांक ने बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, एक इंजन को कंस्ट्रक्ट करना ये इम्पॉसिबल है, विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, एक साइकिल पे वो काम करता है, प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। कहने का मतलब क्या है, ऐसा एक इंजन को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसने बोला ये बातें बोली केल्विन प्लांक। देखो अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे अभी एक बार, तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, TRUCT, कंस्ट्रक्ट एन इंजन which while WHIL, which while operating in a cyclic, ठीक है, मैं बोलते रहूँ फटाफट आप नोट कर लो, इन अ साइक्लिक प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट except to extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work। कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई एक ऐसा हीट इंजन बना लें, ठीक है, तो देखो हीट इंजन बनाए इसका मतलब क्या है, यहाँ बोला गया साफ साफ ये हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर से हीट गया Q1, अब यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, Q2 कोई जीरो है, Q2 क्या हो गया आपका जीरो। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल है कि अगर ऐसा इंजन बन जाएगा सपोज दैट, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी 100%, बिकॉज क्या है टोटल हीट क्या है कन्वर्ट हो जा रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या है आपका लो ग्रेड एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, हाई ग्रेड एनर्जी में। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। ये बातें किन्होंने बोली, केल्विन प्लांक ने बोली, ठीक। इन्होंने बोला कि ऐसा एक इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है सिंगल रिजर्वायर पे काम करे, सिंगल रिजर्वायर पे काम करे और कोई एक्स्ट्रा चीजें ना बचे, धुआं ना निकले, गाड़ी चल रही है धुआं नहीं निकल रहा है, 100% जितना 1 लीटर पेट्रोल में जितना जाना चाहिए उतना ही जा रही है पूरा कंप्लीट, ठीक, कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई हीट लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्सटर्नल कोई लॉस हो ही नहीं रहा, वर्क डन क्या मिल रहा है आपको 100% एफिशिएंसी मिल रहा है जितना आप, और सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रहा है, तो सिंगल रिजर्वायर पे काम करना ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। ये बातें किन्होंने बोली, ये बोली केल्विन प्लांक ने बोली, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा वापस चलते हैं, मूव बैक अपने, हम समझते हैं क्लॉसियस के बारे में थोड़ा सा, और दोनों को रिलेशंस को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो क्लॉसियस ने बोला कि ऐसा एक डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो काम करे, क्लॉसियस ने बोला। अब हम समझने वाले हैं क्या, हम समझेंगे हीट पंप क्या होता है, समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें ना, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया है मैंने। और समझेंगे रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सिर्फ समझ लेंगे। देखो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप एक सेम डिवाइस है जो ऑपरेट करती हैं किस पे, ऑपरेट करती हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर, और क्या बोलती हैं ये, देखो दोनों का केस सेम है बिल्कुल, कैसे सेम है वो समझते हैं। Q2 ही लिखेंगे इसे, हम इसे Q1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है हॉट रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, इस पे एक्सटर्नल वर्क हो रहा है W, इधर लगाओ तीर इधर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वर्क इनपुट है, लिख देता हूँ ऐसे करके, इनपुट छोटा सा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, क्लॉसियस ने क्या बोला कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में जाना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जब तक इस पे कोई बाहर से काम ना किया जा सके। अब काम कर दिया आपने तो हो गया आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। अब होता क्या है, दोनों चीज समझते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करते हो आप, इसमें क्या कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन ही तो करते हो, और हीट पंप में क्या अपने घर को आप गर्म करते हो, घर को आप गर्म रखते हो, हीट का क्या हो गया वो हीट पंप हो गया, और रेफ्रिजरेटर क्या हो गया कोल्ड टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हो आप, दोनों का केस सेम है। ये जो अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों की बातों को हम मेजरमेंट किससे करते हैं, वो इससे एफिशिएंसी से मेजरमेंट नहीं होता, इसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से। किससे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फॉर्मूला भी कैसे याद करना है वो देखो जरा बता रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, COP। अब COP को कैसे याद करोगे, मैं किसी एक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले दोनों के लिए सेम जर्नल फॉर्मूला जो होता है। COP का मतलब क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट,
डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट कितना, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, बता रहा हूँ भी क्यों याद रखना है, और वर्क इनपुट डिवाइड बाय द वर्क इनपुट। अब इसको क्यों याद रखना है आपको, देखो डिजायर्ड इफेक्ट अगर हम बात करें सीओपी रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर की बात करें, डिजायर्ड इफेक्ट है क्या, आपको ये मेन चीज आप करना क्या चाहते हो, आप कोल्ड करना चाहते हो अपने फ्रिज को, अपने स्पेस को, जो छोटा सा स्पेस है आपका उसे ठंडा करना चाह रहे हो आप, तो कोल्ड क्या, कोल्ड आपका अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, इसमें मैं बोलूंगा मुझे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, मेरा हीट निकालना है मुझे बाहर से, तभी तो मेरा सामान ठंडा होगा। और वर्क इनपुट क्या है, डब्ल्यू वर्क इनपुट है मेरा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब डब्ल्यू आपको पता है जैक्सन रूल, अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे जैक्सन रूल लगाऊंगा तो क्या है, देखो जरा, डब्ल्यू आने वाला प्लस Q2 ये भी आने वाला बराबर Q1 जाने वाला, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा Q1 माइनस का Q2, सेम चीज तो यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक ये बात है। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, ये आ गया रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला। अभी आपने बोला ठीक है चलो अब दूसरा लगाते हैं हीट पंप का, हीट पंप का फॉर्मूला लगाते हैं। हीट पंप का क्या है, डिजायर इफेक्ट। अब डिजायर इफेक्ट है कि आप करना क्या चाहते हो, अभी आप कमरे को गर्म करना चाह रहे हो, या फिर स्पेस जो आपका है छोटा सा उसे आप गर्म करना चाहते नहीं, आपको अमाउंट क्या चाहिए यहाँ पे Q1 चाहिए, आपने Q1 कर दिया। अब हीट तो आपको वर्क डन तो देना ही देना पड़ेगा उतना ही, ठीक। अब फॉर्मूला फिर से भी जैक्सन रूल तो सेम होगा इसके लिए भी, माइनस Q2। ये दूसरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आपका हीट पंप का हो जाएगा। कैसे याद रखना है समझ में आया आपको, यहाँ पे गलत करते हो फिर क्वेश्चन का नाश कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, गलत नहीं करना है। हीट पंप Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 और रेफ्रिजरेटर Q2 अपॉन Q1 माइनस का Q2। अब देखो तीन चीज़ें हो गई, एक आपको मैंने थर्मल एफिशिएंसी बताया, तो थर्मल एफिशिएंसी क्या बताया मैंने अभी आपको, थर्मल एफिशिएंसी क्या था, थर्मल एफिशिएंसी था आपका Q1 माइनस का Q2 डिवाइड बाई Q1। अब देखो इस पहले दूसरे तीसरे तीनों में एक संबंध है, रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह लिख देता हूं। ये रिलेशन आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। एक रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि हमेशा ध्यान देना कोएफिशिएंट ऑफ हीट पंप जो होता है, अच्छे समझिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ हीट पंप होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेशन है आपका वो प्लस का 1। इस बात को याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क्स के तो पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका सीओपी जो है हीट पंप का, वो क्या होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस क्या होता है 1 होता है, ठीक। और इन तीनों की मदद से कई सारे फॉर्मूले ड्राइव भी किए जाते हैं, अभी जब धीरे धीरे करेंगे तो निकालते रहेंगे, उसको भी देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका आगे का टॉपिक जो है आपका वो क्या है, आपका फेवरेट बोल सकते हो आप इससे, ठीक है। क्या है वो, कुछ नहीं है, ये छोटी सी बातें पूछी जाएंगी, लेकिन देखो इसे अलग से क्यों बताया, मैं चाहता तो इसे केल्विन प्लैंक में ही बता सकता था, अलग से क्यों बता रहा हूँ इसे, परपेचुअल मोशन मशीन। अभी देखो समझ जाओगे आप अलग से क्यों बता रहा हूँ इसे, मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड, ठीक। कहने का मतलब है इन शॉर्ट अगर बोलोगे आप PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड का है ये। तो इन्होंने क्या बोला, देखो एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। देखो हमने क्या पढ़ा था, PMM1 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था हमने अ मशीन विच वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड द PMM1, ठीक। ये मशीन ऐसी एग्जिस्ट करती नहीं है। अब PMM2 क्या है, अब देखो जब PM2 लिखेंगे तो एक लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट से नोटिस करना है, इससे क्वेश्चंस बनता है, इसलिए अलग से बताया मैंने। क्या इंपॉर्टेंट करना है, देखो विदाउट वॉयलेटिंग LATING विदाउट वॉयलेटिंग द फर्स्ट लॉ को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। विदाउट वॉयलेटिंग द फर्स्ट लॉ अ मशीन कैन बी इमेजिन विच कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब heat from a single thermal reservoir and would convert the heat completely into work। कहने का मतलब है विदाउट वॉयलेटिंग द फर्स्ट लॉ एक ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो आपका हॉट रिजर्वायर से एनर्जी को ले, ठीक, एनर्जी को ले और वो वर्क करे, क्या वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसी मशीन भैया पॉसिबल ही नहीं है बनाना। और क्या ऐसी मशीन बनेगी तो उसका नाम क्या है आपका PMM2, जो फर्स्ट लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा है, कंप्लीटली हॉट रिजर्वायर से काम करे, एक सिंगल रिजर्वायर से काम करे। कहने का मतलब है सिंगल रिजर्वायर पे काम करे और कंप्लीटली क्या है जितना भी हीट यहाँ पे आ रहा है उसको चेंज किस में कर दे, आपका वर्क डन में। तो कहने का मतलब है जरा हम समझते हैं इस बात को। और अगर देखो एक साइकिल की बात करें तो आप बोलोगे बिल्कुल ये राइट है, ये फर्स्ट लॉ को तो फॉलो करता है, लेकिन अगर हम देखें जरा एफिशिएंसी क्या होता है आपका, एफिशिएंसी होता है अभी
ये भी आपने पढ़ा। एफिशिएंसी क्या था, हीट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। आप बोलोगे आप W और Q दोनों तो इक्वल है, तो कट गया, यानी 1 आ गया। एफिशिएंसी यानी 1 × 100 यानी कि 100% एफिशिएंसी हो गई। कितनी हो गई, 100% एफिशिएंसी। ये 100% एफिशिएंसी किसी इंजन की होती है क्या, रियल में तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। यही आपका क्या है, PMM2 है। ये बात समझ में आ गया आपका। ठीक, ऐसी मशीन बनाना क्या है, वो पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंसी पे काम करता हो। अच्छा, ये बात तो हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बतानी है एट लास्ट में, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। समझ रहे हो ना, अभी ये सिलसिला चलता रहे तो ये पूरा खत्म नहीं होगा। ये हमेशा आपको ध्यान देना है क्या, अगर आप कोई भी एक लॉ को वॉयलेट करते हो, वॉयलेशन ऑफ आइदर स्टेटमेंट implies implies violation of other। कहने का मतलब क्या है, अगर एक भी नियम ब्रेक होगा आपका, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम आपने बनाया है या फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वो क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है, वो क्या होगा, केल्विन प्लांक कोई फॉलो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गया आपके। अब देखो यहाँ तक ये तो टॉपिक फिनिश हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, और इसके 2-3 टॉपिक और हैं वो फिनिश करेंगे, फिर अपने MCQs करेंगे। और आपको कैसा लगता है वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक, आप इस फेसबुक पेज पे भी जाके अपने रिव्यूज वहाँ दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, एक अच्छा पढ़ने का माहौल क्रिएट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मेरी वॉन्टेड, थैंक यू।